इस पानी के सोर्स के बगल में ये पुराना घर है, पाथर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ। इवन दो दरवाज़ा खुला हुआ है, पर घर की हालत देख के लग रहा है कि कोई परमानेंटली नहीं रहता यहाँ। एक हॉबी आखिर क्या है अगर एक जरिया नहीं खुद से बाहर निकलने का। जरिया उस नज़रिए की तरफ झांकने का विच इज़ बियॉन्ड ऑब्वियस, बियॉन्ड ऑर्डिनरी। पर असली सवाल ये था कि क्या अपनी डेस्टिनेशन की तरफ यूं ही पैदल निकल जाना कैन बी अ हॉबी और जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इस सवाल के जवाब के लिए आई थिंक आई नीड टू गेट आउट अपने फिजिकल और इमोशनल स्टैग्नेशन से। ऐसे केस में शायद जगह जितनी कम एक्सप्लोर्ड हो उतना अच्छा, और ऐसी एक जगह पिछले कुछ समय से मेरे दिमाग में घर कर गई है। बस अब मुझे वहाँ जाने के लिए खुद को मनाना था। जब भी एक सुकून वाली जगह को इमेजिन करता हूँ तो पता नहीं क्यों पहाड़ और नदी का किनारा ही याद आता है। हेड़ाकान आश्रम ऐसी एक जगह है। I've been there once, but too briefly to make any opinions about it. शायद पैदल कहीं पहुँचने में और गाड़ी में कहीं जाने में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। पैदल कहीं पहुँचने में वहाँ का हो जाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। To make this journey of 32 kilometers interesting, I had few rules. Number 1, मैं केवल टेंट में रात बिता सकता था। Number 2, I was only allowed to spend 100 rupees per day. Number 3, no smartphones, only a keypad वाला phone, that too just for emergencies. And number 4, which is pretty obvious, to walk all the way. I did end up breaking the last rule, but just for a moment. काठगोदाम से हेड़ाकान आश्रम पहुंचने के दो मेन तरीके हैं। पहला कौला के रिवर बेड पे चल के और दूसरा रोसीला का पहाड़ चढ़ के टामाक रोड के पैरेलल चलते हुए। एंड आई वाज ऑप्टिंग फॉर दिस सेकंड ऑप्शन। गुड मॉर्निंग। रोड ट्रिप तो स्टार्ट हो गया है, पर स्टार्टिंग कुछ ऐसी दिख रही है। तो मैं जा रहा हूँ आज के लिए हल्द्वानी से हेड़ाकान आश्रम तक। आई एम नॉट श्योर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। मुझे तो इवन इतना भी कंफर्म नहीं है कि कितने किलोमीटर्स है वो हल्द्वानी से दूर। सुबह मुझे खुद को मनाने में काफ़ी टाइम लगा, और अब जब मैं निकल चुका हूँ तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। जितना मैं अपने आसपास देखता चलता हूँ उतना ही मुझे पेड़ और जंगल गायब होते दिखते हैं। कहीं चौड़ी रोड के चलते तो कहीं कूड़े में दब के, कहीं आग में जल के तो कहीं डैम बनाने की जल्दी में। और इन सब के बीच हल्द्वानी से थोड़ा दूर निकल के इतने घने जंगलों का होना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। शायद यही वो चीज़ है जो हल्द्वानी को स्पेशल बनाती है। इन पेड़ों के पीछे कहीं रह गया काठगोदाम और इस डायरेक्शन में है हल्द्वानी। मुझे नहीं पता विकास की इस होड़ में ये जगह ऐसी रह भी जाएंगी या नहीं। क्या कोई इनके लिए आवाज़ उठा भी पाएगा कि नहीं। तो इससे पहले कि ये सब ख़त्म हो जाए, आई वॉन्ट टू सी इट ऑल। रोसीला इस रास्ते में पड़ने वाला सबसे पहला गांव। थक गया था तो बेलवाल जी की इस दुकान में जा बैठा। मैं इन्हें अभी मिला ही था और बातें बेलवाल जी के बचपन तक जा पहुंची, जब ना ये रोड थी और ना ही इनमें चलने वाली गाड़ियाँ। पानी आता भी है यहाँ पे इतना? तब इन रास्तों में केवल घोड़े चला करते थे। पानी है इतना? गौला नदी इस एरिया का मेन वाटर सोर्स है, तो अक्सर किसी से भी बात करते हुए नदी की बात ज़रूर हो जाती है। वहाँ सामने अभी हमें गौला के दर्शन हो रहे हैं। बेसिकली वो नदी जो हल्द्वानी से बहती हुई जाती है। हेड़ाकान आश्रम भी इसी नदी के बगल में बसा हुआ है। मेरी जो मेन वजह है हेड़ाकान जाने की, ऑफ कोर्स ये काफ़ी पुराना आश्रम है, काफ़ी मान्यता वाला आश्रम है, पर मेरी मेन वजह यहाँ जाने की ये है कि आने वाले टाइम में यहाँ पास में एक डैम बन रहा है, जमरानी बांध, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए और हल्द्वानी को अच्छा पानी देने की।
अच्छा पानी देने के लिए यहाँ पे एक नया डैम बन रहा है। उस डैम का जो एरिया होगा जहाँ पानी जिस जगह को पानी से सबमर्ज करेगा उसमें हेड़ा खान भी आ रहा है। तो हेड़ा खान का एग्जिस्टेंस आने वाले टाइम में आज से 2-3 साल में गायब होने वाला है। तो दिस इज़ प्रॉब्ली माई फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट टू सी इट बिफोर इट डिसअपीयर्स। दैट्स राइट। नदी पे जमरानी के पास एक नया डैम बन रहा है जिसके बनने पे नदी के आसपास के गांव पानी में डुबा दिए जाएंगे और हेड़ा खान आश्रम भी। So I thought it was unique and rather sad opportunity to go visit the place before it disappears. पहाड़ों में गांव खाली होने के किस्से अक्सर आम हैं, पर इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इस इलाके में पहली बार कुछ होने जा रहा है। क्या खूबसूरत गांव है, क्या खूबसूरत सेटअप है। हरे भरे खेत, पेड़ और बीच में ऐसे खूबसूरत से घर। But then I was just a traveler, traveling through. सनसेट होने ही वाला था और मुझे अपने लिए अभी भी टेंट पिच करने के लिए एक सिक्योर सी जगह ढूंढनी थी। I've done it earlier, but I generally avoid camping in the middle of nowhere. मुझे आज के लिए जगह मिल गई है ओकल खाटा। वहाँ सामने मार्केट है और ये प्राइमरी स्कूल। I'm just gonna set up my tent. ये आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिलैक्सिंग पार्ट था कि मैं आराम से सो पाऊँगा कहीं पर। रात को अचानक से आवाज़ें आने लगी और इट कैन वोक मी अप। ये बार्किंग डेयर है वैसे जो चिल्ला रहा है। यहाँ से हल्द्वानी का क्या कमाल का व्यू आ रहा है। कहीं से पैदल गुजरना उस जगह को देखने का एक नया नज़रिया देता है, especially reaching some place after dark and waking up to a brand new sunrise. The most glamorous part of traveling. Okaldunga. The place sounds pretty irrelevant otherwise, कंधे के वो उससे जहाँ पे स्ट्रैप आते हैं वो जलने लगे हैं, but it's left a beautiful picture in my head. गांव से लगता हुआ 2-3 किलोमीटर तक जंगल का रास्ता पड़ता है। I've raced past this picture multiple times earlier, but I think only witnessing the sunrise could have added those colors, which will be a part of me for rest of my days. ऐसे होते हैं पहाड़ के पैदल रास्ते यार, खूबसूरत नहीं है? ओकलडुंगा से मैं टार्मैक रोड को छोड़ के एक पैदल रास्ते पे जा रहा था। वो फकिंग रिस्की मैन। पैदल रास्तों के साथ केवल यही प्रॉब्लम है कि कोई बोर्ड या फिर कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी मैं एक तिराहे पे हूँ, यहाँ से मैं ऊपर से आया हूँ फानता हुआ। एक रास्ता ये जा रहा है टुवर्ड्स माय लेफ्ट और एक ये जा रहा है टुवर्ड्स द राइट। अभी आई एम नॉट श्योर किस रास्ते पे जाना है। पानी ख़त्म हो गया। रास्ते में पानी नहीं था, पर उसी रास्ते पे पड़ा हुआ उसका सब्स्टिट्यूट भी था। रास्ते में साइन बोर्ड नहीं थे, पर एक नया खूबसूरत रास्ता था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि somehow I belong out here. It felt like home. राकेश सिंह संभल जी मिले हैं मुझे, ये बता रहे हैं आगे के गाँवों के बारे में। आगे इससे आगे पड़ेगा अब हमारा पन्योठा गांव पड़ेगा, उससे थोड़ा आगे जाके फिर पड़ेगा हमारा ब्यूरा, फिर उसके बाद पड़ेगा हमारा अमेड़ी। अमेड़ी से जाके आगे जाके थोड़ा आगे जाके फिर बाबा का मंदिर हेड़ा खान आश्रम आएगा। हेड़ा खान आश्रम। चिड़ियाँ बहुत है यार यहाँ पे, बहुत चिड़ियाँ हैं। अभी मैं समझ सकता हूँ बर्ड वॉचर्स क्यों आते होंगे यहाँ पर। ये देखा मुझे इस रास्ते का सबसे पहला गांव करीबन 3 या 4 किलोमीटर बाद। द सैड पार्ट इज जमरानी बांध बन जाने के बाद ये और इस तरीके के छोटे छोटे गांव जो गोला के आसपास हैं वो सारे सबमर्ज हो जाएंगे। इन्हें कहीं और लैंड मिल जाएगा,
बिंदु गत्ता या सितारगंज। आई एम प्रीटी श्योर कि हर कोई ये नहीं चाहता होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग भी ये चाहते हैं कि उन्हें यहाँ की जगह कहीं और घर दे दिया जाए। मतलब दे हैव नो प्रॉब्लम विद इट। वैसे भी यहाँ की लाइफ टफ है, शहर से दूर, सुविधाओं से दूर, अपॉर्चुनिटी से दूर। इट्स अ हार्ड लाइफ। आई विश मैं वहाँ से होता हुआ जा पाता, मैं एटलीस्ट पानी ले लेता। मैंने वो गांव बाईपास कर दिया समाओ इस पैदल रास्ते से। क्या मस्त साफ और ठंडा पानी है यार, नहाने का मन कर रहा है। It amazes me how at times places can be truly liberating for the soul. कुछ जगहें हमें खुद से आज़ाद कर देती हैं। और क्या चाहिए लाइफ में यार, नदी नहाने के लिए, थोड़े फल खाने के लिए और एक टेंट रहने के लिए। हेड़ा खान और उसके आसपास के इलाकों की फोकलोर के हिसाब से हेड़ा खान बाबा जी की मान्यता किसी भगवान से कम नहीं है। कुछ उन्हें नेपाल से आया हुआ राजकुमार बता रहे थे, तो कुछों के लिए वो भगवान का अवतार थे। वैसे तो यहाँ कई बाबा आए और गए, लेकिन जिनके नाम पे आज यहाँ एक मंदिर, एक समाधि, उससे लगा हुआ आश्रम, उसके नीचे नदी के पास में एक हमेशा जलने वाली धूनी और आश्रम, नदी की दूसरी ओर ध्यान गुफा, मंदिर और उससे लगा हुआ तीसरा आश्रम है। उन्होंने अपने छोटे जीवन में ही एक लंबा समय गांव वालों के साथ बिता के उन पे एक गहरी छाप छोड़ी है, जिसकी झलक आज भी बुजुर्गों और बच्चों की कहानियों में मिल जाती है। आज बाबा जी तो नहीं रहे, जिनका निधन 35 साल की कम उम्र में ही हो गया था, लेकिन आज भी उनकी याद में दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे रहने के लिए कमरे भी मिल जाते हैं रेंट पे। आई थिंक यू हैव टू प्री बुक इट ऑनलाइन, पर गेस व्हाट, आई एम कैरिंग अ टेंट। मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वो मेरा आज रात का स्टे है। एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है सामने, तो ये है भाई मेरी आज की कैंपिंग लोकेशन, हनुमान जी के पास में। कल तो मेरे आसपास थोड़े घर वर थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं है। I'm coming back home for the winter, and the border patrol said I should stick there for a while. It's got my mind in a flood and the light gets dimmer as the world gets cold. तो मैं अभी अपनी कैंपिंग लोकेशन में हूँ, मेरे जस्ट पीछे कैंप है। और हाँ, मुझे नहीं लगता मुझे आज तक कभी इतनी खूबसूरत कोई जगह मिली। मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, बट अदरवाइज इट्स ब्लडी सीनरी है। जस्ट लुक एट द बैक, जस्ट चेक इट आउट। एक बड़े से रिवर बेड के बिल्कुल बीचों बीच कैंप कर रहा हूँ मैं बेसिकली। सामने एक लैंडस्लाइड हुआ है, उससे मेरी नींद खुल गई और अब थोड़ी भूख भी लग रही है। आज के स्पेशल मेन्यू में है बन और पीनट बटर।
सनराइज कैप्चर करने का सपना सपना ही रह गया है। देर से उठा हूँ, पर अभी लेट्स स्टार्ट द डे। सबसे पहले वॉशरूम ढूंढना है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। Sometimes I wish that I lived in the middle of nowhere. So this is the life I'm opting for. यकीन नहीं होता, पर आने वाले समय में ये खूबसूरत सी दिखने वाली जगह डुबा दी जाएगी। कुछ शहरों को बिजली और पानी देने के लिए कई गांव, गदेरे और मंदिर उजाड़ दिए जाएंगे। जमरानी डैम पानी की लॉन्ग टर्म परेशानी का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। इस नदी का पानी ग्लेशियर वाटर नहीं है, ये ज़मीन से फूटने वाले कई सोर्सेज का एक एंड रिजल्ट है। वो पानी जो पेड़ ज़मीन के ज़रिए रोक के रखता है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी कहाँ से आएगा, और बिना पानी का डैम किस काम का। चढ़ गई उसकी हो गई जी, उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है कि बंदोबस्त नहीं आया नहीं आएगा। हाँ और जो रह गए हाँ बच्चे तो पड़े हैं जी। लेकिन ज़मीन उनके नाम पर नहीं है। आ पाई तो वो ज़मीन उनकी नहीं है तो उन लोगों को तो कुछ नहीं मिला होगा। ना उनको कुछ नहीं मिला, वो वैसे के वैसे पड़े रहे। नदी पे भटकते हुए मेरी बात वर्मा जी से होने लगी, जो पास के एक गांव में पले बड़े और अब जल विभाग से रिटायरमेंट के बाद आश्रम के पास आराम ढूंढता है। वर्मा जी का कहना था कि 1960-70s के समय यहाँ लैंड सेटलमेंट या बंदोबस्ती हुई, खेत हुआ करते थे कभी। जिसमें मैप और रजिस्ट्रेशन के ज़रिए तो ऐसा ही देखा ये स्थापित किया गया कि कौन सी ज़मीन किसकी है। इसके वो ज़मीन दिख रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ और कई परिवार आए और गए जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आ पाए। कटाव से सब साफ हो गया। जब डैम के लिए ज़मीन खरीदी गई तो उसी बेसिस पे लाभार्थियों का चयन हुआ जो 60-70s में लैंड सेटलमेंट के हिसाब से थे, पॉपुलेशन बढ़ जिनमें गई, कई लोग रह गए। उतनों में चले गई ना, इसलिए पूरा गांव फिट हो गया इससे। हाँ पैसा सरकार ने पैसा दे दिया था इनको, कितना 486 करोड़ रुपया दूध क्षेत्र के लोगों के लिए, प्रभावितों के लिए दिया गया है। जी, क्या वो वजह रही होगी कि लोग अपने गांव में रहने से बेहतर शहर के पास भाबर में एक ज़िंदगी देखते हैं, जी। वो भी लाल कुआं पेपर मिल के पास, जहां आम आदमी के लिए सांस लेना भी मुश्किल है, जहां बहता हुआ पानी पीने लायक ही नहीं है। अगर पैसा वो वजह है तो शायद कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि गरीबी कुछ भी करवा सकती है। अगर ये वजह पानी है तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है। पकड़ के दे रहे हैं। पर इंस्टेंट कॉफ़ी और फास्ट फूड की चाह रखने वाले क्या इतना लंबा सोच पाएंगे? वो उनके बूबू दादा कब किसी युग में खत्म हो गए, जी। वो वहीं की वहीं पड़ी रही। बूबू दादा को नाम है। एक चीज़ और है इसके साथ साथ, ये ज़मीन है, ये एक नंबर को मान लीजिए, एक नंबर है जी। एक नंबर में 4 हिस्से 5 हिस्से हो गए। जी, पहले तो बुजुर्ग लोग 2-4 होंगे, जी। बच्चे हो गए फिर उनके परिवार। बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे हुए, तो आज एक खेत में 6-7 लोगों का है। हाँ, इसलिए उन्होंने सोचा यार ये तो टुकड़ा, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा वहाँ है, इससे तो ये बहुत अच्छा है, ये तो लोग मान गए। यह है जमरानी, यहाँ पे बन रहा है बांध। यारा नंगा हो चुका है, ये नंगा हो चुका है। अब याला एरिया नंगा होने की प्रोसेस में है। एक भाई ऊपर मशीन लेके काट रहा है। ये ऊपर से हाईवे पेड़, तबाही। आई थिंक आई एम जस्ट ग्लैड कि ये जगह ख़त्म होने से पहले मैं इसे देख पाया, इससे जुड़े हुए लोगों से मिल पाया। इनमें से एक थे चन्नी राम जी, जिनकी पानी से चलने वाली आटा चक्की गौला के बीचों बीच जिसे ये बता रही हो कि इस गांव की असली कहानी क्या है, इनके जीने के तरीके, ज़रूरतें और उम्मीदें क्या हैं। पानी के बहाव को इस्तेमाल करने का ये तरीका पहाड़ों में सदियों पुराना है, जिसे कभी कोई रिकग्निशन या संरक्षण नहीं मिल पाया। कई नामी रूरल एग्री यूनिवर्सिटीज़ होने के बाद भी कुछ R&D नहीं हो पाई। एक सिंपल और कारगर डिज़ाइन जहाँ मेन स्ट्रीम से एक नहर निकाल कर उसे एक घर दिखने वाले छोटे से स्ट्रक्चर से गुजारा जाता है, जो एक चक्के के ज़रिए 2 एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थरों को घुमाता है।
20 साल हो गए ये काम करते करते। तो चाचा आपसे पहले भी कोई करता था यहाँ पे? हाँ, हमारे दादा लोग करते थे। दादा लोग करते थे। हाँ, फिर अब मैं कर रहा हूँ इसको। तो ये आटा मतलब ठंडा था ना, इसमें कोई गर्मी नहीं है। ना ना ना, क्यों चलने ही वाला नहीं है ना, पानी से चलने वाला ना वो। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जो बिजली वाला होता है उससे आटा जल जाता है? हाँ, वो जलता नहीं है। प्लान हो रहा है ना, तो वहाँ भी चक्के खोलने की सोच रही है। हाँ, चाहे बोरिंग में मेरा 1-2 लाख रुपया लग भी जाएगा तो बोरिंग से पानी निकाल लूँगा ना। बोरिंग यहाँ खर्च आओगे तो 5 किलो आटा आसपास के लिए। जिन लोगों को अपने गांव घर छोड़ के जाना पड़ रहा है वो इसे पलायन कह रहे हैं। मैंने एजुकेशन, हेल्थ और काम की वजह से तो पलायन कई जगह पहाड़ों में होते देखे हैं, पर अपने इतनी पास इस तरीके का ऑर्गेनाइज्ड और आर्टिकुलेटेड पलायन पहली बार देख रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या इन्हें पता भी है कि ये क्या छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। बट मे बी दिस क्वेश्चन इज़ टू इनसिग्निफिकेंट एंड लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वरी और टू बी नॉस्टैल्जिक अबाउट एनीथिंग एट ऑल। शायद मुझे भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे आज दूसरा दिन है यहाँ पे, दूसरी रातें रहते हुए। आसपास खुले हुए जंगल हैं और बगल में एक नदी का रिवर बेड। खैर फ़िलहाल अभी आग जलाते हैं और मस्त शाम के मज़े लेते हैं। I'm someone who gets attached to a place pretty easily, and it goes beyond its visual appeal, infrastructure, people. For lack of words, I'll call it vibe, the culmination of it all. हम में से कईयों की तरह मैं हेड़ा खान पहले भी आ चुका था, एक अनचाही जल्दी में। पर यहाँ पे पैदल पहुँचना और यहाँ के एलिमेंट्स पे खुद को छोड़ देना was an eye opener for me. I think I tasted freedom for the first time in my life. आज का दिन इस फेस का एंड है और इस वीडियो का भी। मुझे नहीं पता मैं किस डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ, पर ये ज़रूर जान गया हूँ कि पैदल कहीं पहुँचने के इस तरीके ने मुझे खुद से ऊपर उठा दिया। आई होप टू सी यू ऑल सून।